बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। कल के प्रोग्राम में लाइव कॉल्स का सिलसिला बहुत अच्छा रहा और उन लाइव कॉल्स को सुनने के बाद, समझने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि आप लोग क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल ऐप्स की कमाई और NFT की जो ट्रेडिंग होती है उस हवाले से शरीयत का नुक्ता निगाह क्या है, इस हवाले से आप रहनुमाई चाहते हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज एक प्रोग्राम बाकायदा तश्कील किया है कि जिसके अंदर हमारा मौजू यही होगा कि NFT की ट्रेडिंग, क्रिप्टो की ट्रेडिंग और एप्लीकेशंस में जो ऐड आते हैं उसके ज़रिए पैसे कमाना हलाल है या हराम है, जायज़ है नाजायज़ है। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ दो मेहमान होंगे। एक इस हवाले से टेक्निकल एस्पेक्ट में एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, प्रोफेशनल हैं, और एक हमेशा की तरह हमारे साथ मुमताज़ आलमदीन मौजूद होंगे जो हमारी इस हवाले से रहनुमाई करेंगे। चलते हैं उनके तारुफ़ की तरफ। सबसे पहले हमारे साथ मुल्क के मुमताज़ आलमदीन मौजूद हैं जो शरिया एडवाइज़र भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं बहुत सारी जगहों पे। मुफ्ती मोहम्मद मुआज़ अशरफ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमारे साथ क्रिप्टो और NFT ट्रेडिंग के एक्सपर्ट मोहम्मद बिलाल आफ्ताब साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं मुफ्ती सर, खैरियत से? साहब, अल्लाह का शुक्र। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल आफ्ताब साहब और भी दूसरी कंपनीज़ में CEO भी हैं, मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स इसी से रिलेटेड काम वगैरह भी करते रहते हैं। मैं बिलाल आफ्ताब साहब आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ कि क्रिप्टो NFT ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारे लाइव कॉल्स भी होते हैं और हमारे पास सवालात भी आते हैं, तो कल हमारे सवालात इस तरीके के आ रहे थे काफ़ी, तो हमने सोचा इस हवाले से NFT बहुत ही बेसिक अगर बात की जाए, उसकी ट्रेडिंग होती है, वो क्या चीज़ है, अगर आम फहम ज़बान में समझाना चाहें तो? जी, थैंक यू सो मच। देखिए जी, पहले उसके लफ्ज़ को समझ लेते हैं। NFT क्या जी। है? इट्स अ नॉन फंजिबल टोकन। अब ये 2 तरह की चीज़ें हैं। इसके अंदर 2 एरियाज़ आ जाते हैं। एक आ जाता है नॉन फंजिबल, एक आ जाता है फंजिबल। नॉन फंजिबल क्या है कि कोई भी आपकी ऐसी चीज़ जिसकी इक्विवेलेंसी जो है उसके बराबरी में दूसरी चीज़ दी जा सके। यानी उसका बिल्कुल नेमल बदल दूसरा मौजूद हो। जैसे हम किसी को रुपए देते हैं और वो उतनी ही क्वांटिटी उसी के बराबर में, उसकी इक्विवेलेंसी में ही गिव्स यू द गोल्ड। ठीक है? या आप कह लें गोल्ड से अलावा कोई और चीज़ कर लें। The second thing is which is we call non fungible asset। कोई ऐसी चीज जिसका कोई मुतबादिल ना हो। तो दो हमने क्लियर कर दिया। अब इसकी एग्जांपल के तौर पे आ जाए, कुछ चीजें हमें ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी आज आई है तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, लेकिन जब हम हिस्ट्री में जाके उसकी ट्रांजिशन को देखते हैं और ट्रांसफर्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सिमिलर चीजों के न्यू वर्जन हैं। फॉर एग्जाम्पल हम नॉन जो है फंजिबल उसी की उसके ऊपर फोकस करेंगे। एक पेंटिंग है पूरी दुनिया में जो मशहूर है जिसको कहा जाता है मोनालिसा की पेंटिंग। मोनालिसा, बिल्कुल। दिस इज वन ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ पेंटिंग, इस जैसी दूसरी मौजूद नहीं है। हुँ। सो इसको आप टेक्निकली एनएफटीज कह सकते हैं। अब मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में कहा कि हम हिस्टोरिकली इसको थोड़ा देखें कि क्या ऐसा कुछ होता था पास्ट में। सो आपको याद होगा, हमारे मुफ्ती साहब हमारे पास बैठे हुए हैं, हमें उसमें फर्दर गाइड भी कर देंगे। हुँ। हमारे बड़े बुजुर्ग हमने एक जमाने में देखा है कि वो अकीक पहना करते थे उंगलियों में, वो डिफरेंट तरह के स्टोन्स, और उसमें स्टोन्स में भी कुछ बड़े बड़े महंगे स्टोन्स होते थे। वो कुछ खास ही हमारे बुजुर्गों को, हमारे पुराने लोगों को शौक होता था। इसी तरह कुछ घड़ियां होती थी जो कि आज भी ओल्ड रोलेक्स की बाय करने चले जाएं, सो उन घड़ियों की बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि नाउ दोज वॉचेस आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग इन द मार्केट एंड दे आर वेरी यूनिक इन देयर ओन प्रोपोजिशन। हुँ। सो ये है, तो नॉन फिंजिबल के अंदर इसको मैंने आपको इस तरह एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया। अब आपसे मैं मुफ्ती साहब आपसे जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे जो NFT की ट्रेडिंग के हवाले से, और ज़ाहिर है ये जो एसेट्स हैं फिर उनकी ख़रीदो-फ़रोख्त भी वहाँ पर होती है। तो इस किस्म की नेचर के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर लोगों का सवाल ये होता है कि ये जायज़ है, नाजायज़ है? इसकी कमाई हलाल है, हराम है? तो इस हवाले से आपका मौक़िफ़ जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे दावत दी इस प्रोग्राम में, और बड़ा एक अहम मौजू आपने हाईलाइट किया कि इस पर प्रोग्राम किया जाए। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और हमें सही बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जिससे सामीन को भी फ़ायदा हो और वो इसकी सही नौइयत को समझ सकें शरई तौर पर। असल में NFT के बारे में कोई 2 और 2 4 का फार्मूला नहीं है ऐसा जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि NFT जायज़ है या नाजायज़ है। ठीक है। बल्कि शरीयत के बयान करदा कुछ उसूल व ज़वाबित हैं
और उसमें हम देखते ये हैं बुनियादी तौर पर कि कोई भी नई चीज़ अगर हमारे सामने मौजूद है तो शरीयत के जो बयान करदा उसूल व ज़वाबित हैं वो उसमें पूरी तरह उसमें यानी कि उनको पूरा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो NFT के हवाले से भी बुनियादी तौर पर जो जैसे बिलाल आफ्ताब साहब ने माशाल्लाह उसकी तफसीलात बताई, टेक्निकल तफसीलात, तो उसी की बुनियाद पर अगर इसका हम एनालिसिस करते हैं NFT का तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि बिलाल आफ्ताब साहब ने कहा कि NFT जो है बड़ा यूनिक एक आप ये कह लें कि डिजिटल एसेट है। आजकल उमूमी तौर पर एक गलत फहमी ये पाई जाती है लोगों में भी और मार्केट्स में भी कि NFT जो टोकन है या इसको आप सर्टिफिकेट कह लें, नॉन फंजिबल टोकन या सर्टिफिकेट, ये बज़ात खुद कोई एक ऐसी चीज़ है जिसकी खुद बज़ात खुद वो मतलूब हो, ठीक है, यानी कि उसके ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ हो और उसी को ख़रीदना मकसूद हो। तो NFT आम टोकन्स या करेंसीज से इस तरह मुख्तलिफ है कि NFT हमेशा अपने पुश पर मौजूद किसी असासे की नुमाइंदगी करता है। NFT टोकन बज़ाते खुद कभी भी मतलूब नहीं होता। और अगर आप करेंसी की एक हिस्ट्री देखें तो करेंसी भी एक ज़माने में, जी हाँ, एक ज़माने में यही थी। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है, इसके अंदर करेंसी के पीछे से गोल्ड वगैरह सब निकल गया, लेकिन पहले इसकी इब्तिदा जो थी वो भी ऐसी ही थी। तो सबसे पहली तो गलत फहमी लोगों में ये होती है कि NFT बज़ाते खुद कोई एक माल है, कोई एसेट है जिसको हम ख़रीद सकते हैं और बेच सकते हैं, जबकि शरीय एतबार से जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो हमें पता लगता है कि नहीं, ये जो NFTs हैं ये बज़ाते खुद मतलूब नहीं होते, दर हकीकत ये नुमाइंदगी करते हैं कभी किसी डिजिटल एसेट की, कभी किसी राइट की, कभी किसी एक्सेस की, यानी कि वेबसाइट पर एक्सेस दे दिया गया, कभी ये हकीकी असासे की भी नुमाइंदगी करते हैं। तो हकीकी असासे और डिजिटल असासे की नुमाइंदगी की इसको हम एक मिसाल से समझ सकते हैं। वो मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पर आजकल बैंकिंग की एप्लीकेशंस हमारे सामने मौजूद हैं। हम जब उस पर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो डिजिट्स हमारे सामने मौजूद होते हैं। वो डिजिट्स दर हकीकत अकाउंट्स में मौजूद अमाउंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसी तरह NFT भी है कि वो किसी डिजिटल असासे की नुमाइंदगी कर रहा होता है। और अगर हम किसी हकीकी असासे की नुमाइंदगी की मिसाल ले तो इसमें हमारे सामने मिसाल शेयर्स की है कि कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो बज़ाते खुद उनकी हैसियत माल की नहीं होती, बल्कि वो क्योंकि पुश पर मौजूद असासों की नुमाइंदगी करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस वजह से वो माल की हैसियत रखते हैं। तो NFT की जब ख़रीदो फ़रोख्त होती है तो हमें बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, ठीक है। और उन चीज़ों में बुनियादी चीज़ ये होती है सबसे पहले कि मिसाल के तौर पर NFT जो है वो कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी शरन ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ हो, ठीक है। और शरन ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ होने में एक तो ये एस्पेक्ट आता है कि वो चीज़ बज़ाते खुद हलाल हो। मिसाल के तौर पर किसी वीडियो एल्बम का NFT अगर आपने बना लिया तो जाहिर है कि उस NFT की ख़रीदो फ़रोख्त नाजायज़ होगी, क्योंकि वो वीडियो सॉन्ग्स की है, इसी तरह वीडियोस की है, या फिर सिनेमा एक्सेस है, या फिर किसी ऐसी गैर शरई वेबसाइट का कोई एक्सेस है जो कि शरन जायज़ नहीं है। एक जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त NFTs में मौजूद है वो ये है कि NFTs में आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें नज़र आती हैं ख़रीदो फ़रोख्त के दौरान जिनको NFT के तौर पर बेचा और ख़रीदा जा रहा है, और देखने में वो नाजायज़ या हराम भी नहीं है, उसके बावजूद इनकी ख़रीदो फ़रोख्त हलाल नहीं है। और वो एस्पेक्ट क्या है, जी उसी तरफ मैं आ रहा था। वो एस्पेक्ट ये है कि शरीयत ने एक ये शर्त ये लगाई है ख़रीदो फ़रोख्त में कि जब भी आप ख़रीदो फ़रोख्त करेंगे तो किसी ऐसी चीज़ की करेंगे जो फ़ायदेमंद हो, जिससे नफ़ा उठाना शरन मुमकिन हो, ठीक है। अब NFT की हम एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक जो ट्विटर के ऊपर सबसे पहले ट्वीट किया गया उसको NFT के तौर पर बेचा गया और काफ़ी महंगे दामों उसको फ़रोख्त किया गया। अब ये जो ट्वीट है हकीकत में ये क्या बेचा गया था? हकीकत में ये ट्वीट नहीं फ़रोख्त किया गया था, ट्वीट का NFT फ़रोख्त किया गया था। और NFT क्या है? वो उस ट्वीट की एक पिक्चर है। वो पिक्चर कोई भी आदमी अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेकर भी महफूज कर सकता है, बिल्कुल। तो देयर वाज नो बेनिफिट। तो इस वजह से हम इसको ये कह सकते हैं कि ये जायज़ नहीं है। हाँ, उसकी वैल्यू फ़ौरन डिमिनिश हो सकती है। हाँ, वैल्यू नहीं है। और यही वजह है कि मशहूर वेबसाइट्स ने वो बड़ा महंगे दामों ट्वीट फ़रोख्त हुआ था
और उसके चंद सालों बाद जब दोबारा बिडिंग हुई या दोबारा उसकी खरीदो फरोख्त पर गए तो उसकी वैल्यू जिस वैल्यू पर वो पहले बिका था उसके मुकाबले में ना होने के बराबर रह गई थी। क्यों? क्योंकि फरोख्त हुआ कुछ नहीं है। और ये आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है लोगों में कि NFTs के ज़रिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ब्रैगिंग राइट्स। शेखी भगाड़ने का एक राइट होता है। तो बस इट इज़ जस्ट अ राइट कि भाई मेरे पास ट्विटर का पहला जो ट्वीट है ना, मैं इसका मालिक हूँ। हकीकत में वो मालिक भी नहीं है, हकीकत में मालिक भी नहीं है। उसके बाद सिर्फ उसकी एक NFT है जो कि एक ब्रैगिंग राइट है कि भाई मेरे पास ये NFT मौजूद है। इसी तरह NFTs में आजकल क्या हो रहा है कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स वजूद में आ चुकी हैं। हमारी जो मौजूदा दुनिया है इसका एक नक्शा मैप उसमें मौजूद है, ठीक है। और उसमें कोई ज़मीन आप सेलेक्ट करते हैं, उसके ख़ास प्रोटोकॉल्स हैं और वो ज़मीन आप परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, वो जो ज़मीन आपने परचेज़ की है NFT पर, अगर तो उस पर आपने मुस्तकबिल में कोई डिजिटल एसेट खड़ा करना है तो समझ में आता है कि भाई ये चीज़ बिक रही है और डिजिटल दुनिया में इसको वजूद में लाया जाएगा। जी, अच्छा, मैं चाहूँगा ये गुफ्तगू हम एक ब्रेक के बाद लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद मज़ीद इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। खुशामदीद नाजरीन, प्रोग्राम अलिफ्लाम मीम में वलीद शेख हाजिर खिदमत है। हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद अशरफ साहब भी मौजूद, मुफ्ती मोहम्मद मुआज़ अशरफ साहब भी मौजूद हैं, और हमारे पास बिलाल आफ्ताब साहब भी मौजूद हैं। मैं बिलाल आफ्ताब साहब से एक और बार बिलाल आफ्ताब साहब, ख़ास तौर पे मुफ्ती साहब ने जो असासों के हवाले से बात की है कि कुछ असासे होते हैं जिसके पीछे उसकी बुनियाद के ऊपर ट्रेडिंग की जा रही होती है, मगर बाज़ औक़ात पीछे असासे नहीं होते और उनके पीछे बेसिकली कुछ ऐसी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्विटर का अकाउंट या ट्वीट, सबसे द फर्स्ट ट्वीट वो रख दिया गया जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, और वो फ़ौरन डिमिनिश कर जाती है, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है। शरीयत ख़ास तौर पे हमें गाइड करती है कि आपको नफ़े के हवाले से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, यानी किसी ऐसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है जिसके पीछे कोई वैल्यू हो ताकि आपका नुकसान ना हो। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि कुछ आप कमेंट कर दें, फिर उसके हवाले से फिर हम ब्लॉकचेन के हवाले से और ब्लॉकचेन की ट्रेडिंग और क्रिप्टो की ट्रेडिंग के हवाले से भी आपसे एक सवाल पूछेंगे। अच्छा जी, ठीक है। देखिए, मार्केट कोई भी कुछ भी नया आता है ना, कोई नई प्रोडक्ट आती है, टेक्नोलॉजी होती है, वो एक खास एवोल्यूशन प्रोसेस से गुजरती है। उस प्रोसेस से गुजरने के बाद वो अपनी ऑर्गेनिक और नेचुरल फॉर्मेट के अंदर ना खुद ब खुद आ जाती है। अभी जिस नेटवर्क के ऊपर हम बैठे हैं, टेक्निकली NFTs की बात करें या हम ब्लॉक चेन इसकी क्रिप्टोस की बात करें, करेंसीज की बात करें, ये एक ब्लॉकचेन नेटवर्क के थ्रू आ रही हैं। यस, आई एडमिट मुफ्ती साहब की बात कि अभी कुछ चीजें उतनी वैल्यू कंटेन नहीं करती जितनी मार्केट के अंदर उसको मैनिपुलेट करके हाइप दे दी जाती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने लास्ट 12 इयर्स में देखा है कि ये इंसिडेंट्स जो हैं, जैसे एक वो ट्विटर वाली आपने एक एग्जांपल दी, ये इंसिडेंट्स अब बहुत कम होते जा रहे हैं। देन हमने इसकी, मगर सवाल ये कि लोग इसके ऊपर बेवकूफ़ बन सकते हैं, यानी इस हवाले से आगाही देने की ज़रूरत है कि किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर आप ट्रेडिंग ना करें जिसकी कोई पीछे कोई ऐसा असासा मौजूद ना हो जिसकी वैल्यू इस तरह से डिमिनिश ना कर जाए फ़ौरन। देखें, किसी भी प्रोडक्ट में फिर तो बेवकूफ बना या इट इज हार्ड टू मेजर, यानी आप पता नहीं लगा सकते कि किसके पीछे क्या असासा है। नहीं, अब ऐसा बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि देखें जिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर NFTs और क्रिप्टो अब आ रहे हैं, उनके पीछे जो कॉन्ट्रैक्टिंग, जिसको एक हम कॉन्ट्रैक्ट का एक टर्म यूज होता है इसके अंदर, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी प्रोपोजिशन, प्रॉपर्टीज, बेनिफिट्स और उसकी वैल्यूएशन को का तयन करके आता है। वरना आपको कोई भी एक्सचेंज जो है वो उठ के एकदम कुछ लिस्ट करने नहीं देती। ठीक है, ठीक है। वो फॉर एग्जांपल अगर एक मेरे कॉइन है या एक NFT की कोई पेंटिंग है, कोई स्टोन है, एनीथिंग, कोई कुछ डिजिटल डिवाइस है, कोई म्यूजिक ही है, तो नंबर 1 फर्स्ट प्रोपोजिशन तो उसकी ये कंफर्म करनी पड़ेगी ना कि इस जैसा कोई नहीं है मार्केट में। ठीक है। अगर जब ये बात का तयन हो जाएगा कि ये अपने अंदर एक यूनिक चीज है और इस जैसा मार्केट में कोई कंपेटिटर या उस तरह की कोई चीज मौजूद नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है अब वो अपनी वैल्यू की तरफ चली जाएगी कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। ओके, यानी उस जैसा कोई दूसरा असासा मौजूद नहीं होना चाहिए NFT के ऊपर। अब अगर एक सेलर है या जिसने मिंट की है, इसको मिंटिंग प्रोसेस कहते हैं NFTs को, जिसने मिंट की है और वो कहता है कि यार ये जो मेरा एक पेन है इसकी वैल्यू 200 बिलियन है, उसके कहने से नहीं हो जाएगी। उसकी प्रोपोजिशंस, उसकी यूनिकनेस वो बताएगी कि अब इसकी वैल्यू क्या होगी। सो आई एम नॉट सेइंग
कि ऐसा नहीं होता, बट यस वी हैव पास्ट एग्जांपल्स के स्टार्टिंग एवोल्यूशन प्रोसेस में ऐसा ही चला कुछ, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब इतनी इस लेवल तक इसकी चीजों को नहीं किया जाता। अच्छा, इसकी ट्रेडिंग स्मूथली होती है? इसकी ट्रेडिंग की पेमेंट्स वगैरह कैसे होती हैं, या उसके अंदर कुछ और तरीके आजमाया जाता है? जी, इस सबसे इसका दोनों चीजों का हम, क्योंकि हमारा एक और टॉपिक है विच इज अबाउट द क्रिप्टो करेंसी, और पहला टॉपिक हमारा एनएफटीज है। इन ये दोनों जो है एक नेटवर्क के ऊपर बैठते हैं, और वो नेटवर्क खुदकार होता है, और उसको कहा जाता है ब्लॉकचेन। ठीक है, ठीक सो है। दोनों ही बेसिकली सिट कर रहे होते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। ठीक है। ब्लॉकचेन एक ऐसा नेटवर्क है जो ऑटो इन तमाम ट्रांजैक्शंस को, ट्रांसफर्स को, सबको मैनेज करता है। इसके अंदर डायरेक्टली ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि कोई इंटरफेरेंस कर सके। इसकी जो स्मूथनेस है और इसकी क्रेडिबिलिटी को और इसके कह लें ऑथेंटिसिटी को, यार वो नेटवर्क ये खुद मेंटेन कर रहा होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आकर कुछ भी कर दूं और 2 मिनट के बाद प्राइस चेंज कर दूं, या मैं इसको ट्रांसफर उठा के किसी को तो 2 नंबर तरीके से कहीं और भेज दूं। सो ब्लॉकचेन टेक्निकली इज अ नेटवर्क जो इन दोनों को ऑथेंटिकेट कर रहा है और दोनों को वैल्यू प्रोपोजिशन जो है इस नेटवर्क के ऊपर दे रहा है। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे क्या इस हवाले से ये फतवा लगाया जा सकता है कि ब्लॉकचेन हराम है? यानी इस किस्म के भी अगर लोग बातें करते हैं ना कि नहीं नहीं, ये तो सूद के ज़िम्मे में आ जाता है, ये तो आप जो है कुछ और काम कर रहे हैं, ये किसी और ज़िम्मे में आ जाता है, इस तरीके की बातें की जाती हैं कि बराह रास्त डायरेक्ट फतवे लगा दिए जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक तो सबसे पहले बात इस हवाले से क्लियरली बताइएगा कि क्या क्रिप्टो की ट्रेडिंग के हवाले से, एनएफटी की ट्रेडिंग के हवाले से, या एप्लीकेशंस की कमाई के हवाले से क्या आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे सकते हैं या नहीं? उसकी कंडीशंस देखी जाएंगी हमेशा। जी हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। और ख़ास तौर पे जैसे आपने ब्लॉकचेन के हवाले से पूछा, तो ब्लॉकचेन जो है बज़ाते खुद ये एक प्लेटफॉर्म है, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक मैकेनिज़्म है। इसके ऊपर तो कोई शक ही नहीं है कि ब्लॉकचेन अपनी ज़ात के एतबार से विद इन इटसेल्फ ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम ये कहें कि ये हराम है। ठीक है। बल्कि जो काम इससे लिया जा रहा है उस काम को देखा जाएगा कि वो हलाल है या हराम है। तो एक बात तो ये हो गई। बाकी ये जो हम अचानक से और फ़ौरन से समझे बगैर कोई एक स्टेटमेंट, एक शरिया वर्डिक्ट इशू कर देते हैं, तो ये तरीक़ाकार जो होता है ये खिलाफ एहतियात होता है। ठीक है। इसकी मिसाल आप ले लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी को आए हुए कितना अरसा हो चुका, लेकिन अभी तक बहुत से मुस्तनद दारुल इफ्ताओं की तरफ से कोई हतमी स्टेटमेंट इसका जारी नहीं किया गया। ठीक है। और मुस्तकिल यही कहा जा रहा है कि इसके बारे में अभी गौर व फिक्र जारी है, और हम देख रहे हैं। और वजह उसकी क्या है? वजह उसकी है कि ख़ुद जो इस फील्ड के टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट्स हैं, उनके दरमियान इसकी हकीकत के बारे में बड़ा इख्तलाफ है, डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस हैं। तो वहाँ से भी फ़ैसले रुके हुए हैं, यहाँ से भी ये इसकी हैसियत का तयन रुका हुआ है। तो हम हमेशा देखते हैं, गौर करते हैं, और ख़ास तौर पर जो जदीद टेक्नोलॉजी आती है उसमें हमें बुनियादी तौर पर सबसे पहले उस टेक्नोलॉजी की सही हैसियत का तयन करना होता है कि शरई एतबार से ये किस खाने में फ़िट हो रही है। उसके बाद फिर उसके मुताबिक उस पर अहकामात जारी किए जाते हैं और फिर फतवा जारी किया जाता है। तो ब्लाइंड स्टेटमेंट आप कभी भी नहीं दे सकते किसी भी नई चीज़ के बारे में कि बस ये हराम है या ये वो है, बल्कि आपको रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च करके फिर आप उसको रिलेट करते हैं शरिया रूल से, उसूल व ज़वाबित से, और फिर आप उसके मुताबिक फिर फतवा जारी करते हैं। ठीक है। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी है, उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, उस हवाले से भी चाहूँगा। जी हाँ, फॉरेक्स की भी अपनी कंडीशंस होती हैं। बुनियादी तौर पर उसकी जो कंडीशंस होती हैं वो वही हैं जो किसी भी आम खरीदो फरोख्त के मामले में होती हैं। अच्छा। कि आप जब भी ट्रेड करें तो मिल्कियत आपके पास हो, शेयर्स ऐसी कंपनी के हों जो हलाल काम करती हो, किसी हराम चीज़ में वो इन्वॉल्व ना हो। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ कंडीशंस होती हैं। शेयर्स तब बेचना जब कब्ज़ा आप उसका पोजेसन आप ले चुके हों, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव पोजेसन ही हो, वो ले चुके हों, रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका हो। तो बुनियादी तौर पर इसमें वही कंडीशंस होती हैं जो आम खरीदो फरोख्त में होती हैं। ठीक है। अगर उनका ख्याल रखा जाए तो वो फॉरेक्स ट्रेडिंग जायज़ है। ठीक है। अगर ना रखा जाए तो वो नाजायज़ है। नाजायज़ है। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमें यकीन है कि आप हमारे साथ ही रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मज़ीद इस पर बात करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अलिफ लाम मीम में एक बार खुश आमदीद। हमारे साथ मोहम्मद बिलाल इकबाल साहब मौजूद हैं जो डिजिटल करेंसी और उसकी ट्रेडिंग के एक्सपर्ट हैं। बिलाल साहब, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि गेम्स के अंदर भी आजकल ऐसा ऑफर्स आती हैं कि आप उसके अंदर अर्निंग कर सकते हैं, यानी गेम खेलते हुए कॉइन्स अर्न कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप इनकम अर्न कर सकते हैं। इस हवाले से मैं चाहूँगा कि हाउ डज़ इट वर्क? देखिए जी, ऐसी दो तीन एरियाज है हमारे पास। पाकिस्तान के अंदर भी देखा है, पाकिस्तान से बाहर भी देखा है। लोग गेम्स खेलते हैं, उनको कॉइन्स दिए जाते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं कि उनकी टेम्पटेशन को इंक्रीज कर दिया जाए और अब वो फर्दर उसके अंदर पैसा लगाया जाए और कॉइन्स बाय करें, क्योंकि उस गेम के अंदर अगले प्रोसेस के अंदर एंटर होने के लिए फर्दर इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होती है। ठीक है। अब वो उस अर्निंग और उस ग्रीड के लालच में इस तरह की गेम्स डिजाइन की जाती है, जिस गेम्स के अंदर जो उसका डिजाइनर है, जो उसका क्रिएटर है, उसका जो मेजर मकसद होता है वो होता है टू मेक मोर मनी। नाउ टेक्निकली अगर हम इसका लीगल एस्पेक्ट देखा जाए, एथिकल एस्पेक्ट देखा जाए और इस्लामिक देखा जाए, सो ये एथिकली भी, लीगली भी, इस्लामिकली भी ये फिर उस वक्त राइट नहीं लगती, क्योंकि द इंटेंशन बिहाइंड मेकिंग कॉइन्स एंड गिविंग कॉइन्स फ्री कि तुम अब इसके बाद जब वो सारे यूज कर लो तो अब तुम्हें आगे बढ़ने के लिए और चाहिए होंगे, उसके लिए आप हमें और पैसे दें। सो वो मुझे नहीं लगता कि एथिकली, बाकी हमारे पास मुफ्ती साहब बैठे हैं, वो इसको डेफिनेटली जरूर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करेंगे। मैं इसको एथिकली पॉइंट ऑफ व्यू से और लीगली। अच्छा, एक ये कि वो आपको भी ऑफर करते हैं पैसे, कि वो आपको भी ऑफर करते हैं, आप खेलेंगे, एंगेज होंगे। देखिए, नोबडी गिव्स यू मनी फॉर फ्री। बहुत सिंपल थ्योरी है, नोबडी गिव्स यू। इट इज ओनली टू क्रिएट एन टेम्पटेशन कि नाउ यू ब्रिंग योर ओन फंड्स एज सॉर्ट ऑफ अ गैम्बलिंग और जुआ, पुट इट इनटू द गेम और फाइनली आप हार जाते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि एथिकली और लीगली इसका कोई वजूद मौजूद है दुनिया के। ठीक है, आई थिंक कॉल डिस्टर्ब हो गई है। मैं मुफ्ती साहब से जानना चाहूँगा इसी के ऊपर ओपिनियन, इस्लामिक ओपिनियन क्या होगा? गेम के बारे में भी यही है कि बुनियादी तौर पर देखा जाता है कि इसकी जो अर्निंग है इसमें दो तीन इश्यूज़ होते हैं। पहला इशू तो ये होता है कि आम तौर पर जैसे कुछ गेम्स हैं वो इस तरह की हैं कि आप बाकायदा उसमें कॉइन्स परचेज़ करते हैं। ठीक है। और जब आप उसमें हार जाते हैं या गेम आप जीत नहीं पाते तो आपके जो कॉइन्स हैं वो दूसरे को दे दिए जाते हैं। ठीक है। और दूसरे ने भी वो कॉइन्स बाकायदा बाज़ औक़ात पैसों के ज़रिए परचेज़ किए होते हैं। तो बहुत सारी गेम्स जहाँ पर इनकम इन्वॉल्व हो जाती है वहाँ पर क़िमार और जुआ, जिसको हम ये कहते हैं सट्टाबाजी जिसको हम कहते हैं, उसका एक फैक्टर आ जाता है। ठीक है। तो हर गेम की साख्त को और इन सब चीज़ों को देखा जाता है कि बुनियादी तौर पर क्या हो रहा है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो कि आपने जो पैसे देकर कॉइन्स लिए थे वो खेलने की सूरत में आप हार गए और आपके कॉइन्स जो हैं वो दूसरे को मिल जाएंगे, तो ये क़िमार और जुए के मुशाबे हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि दे वांट टू कीप यू स्टक एट द गेम, वो आपका टाइम वेस्ट भी करते हैं और वो कोई प्रोडक्टिव गेम भी नहीं होता। तो इस हवाले से शरीयत क्या कहती है? ये बड़ा अहम सवाल है। शरीयत ने ऐसे हर काम से मना किया है और रोका है जो लायानी हो, जिसका कोई बेनिफिट ना हो। ऐसी गेम्स में इन्वॉल्व होना जो बहुत ज़्यादा एडिक्शन पैदा कर दें कि आप अपने फ़राइज़ व वाजिबात, हुकूक वगैरह भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं, नमाज़ें छोड़ रहे हैं और आप उसकी वजह से और हर्ज हो रहा है, तो ऐसी गेम्स खेलना तो या लाइफ की एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसी गेम्स खेलना जायज़ नहीं है। ठीक है। गेम्स वो खेलना जायज़ है जिससे कोई जायज़ फ़ायदा हासिल हो सकता हो। ठीक है। और शरीयत भी उसको रिकॉग्नाइज़ करती हो। मिसाल के तौर पर आप किसी फ़न में महारत पैदा करने के लिए, अब ऐसी गेम्स मौजूद हैं, बड़ी प्रोडक्टिव गेम्स हैं कि आप किसी फ़न में महारत हासिल करने के लिए वो गेम आप खेल रहे हैं और उससे आपको महारत, बच्चों को सिखाने के लिए आप गेम्स खेल रहे हैं। समझ में आ गई है, मगर आमतौर पर तो यहाँ पे लूडो वूडो खेला जा रहा होता है, उसके जरिए पॉइंट्स वगैरह खरीदे जा रहे होते हैं। उसको एक लिमिट में आप खेल सकते हैं, सिर्फ जहन को फ्रेश करने के लिए कि आप ताज़ा दम हो जाएं, लेकिन उसकी वजह से आप अपने फ़राइज़ व वाजिबात में कोताही करें, हुकूक हक तलफियाँ करें और इतना इन्वॉल्व हो जाएं कि आपकी और सराउंडिंग्स का ही ना पता हो कि क्या चल रहा है। तो इसकी तो ठीक है। अच्छा बिलाल साहब, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि वो एप्लीकेशंस पर एड्स आते हैं, ठीक है, और उन एड्स को क्या सॉर्ट आउट किया जा सकता है? क्योंकि बाज़ एड्स ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ ऐसी इमेजेस आ जाती हैं, वीडियोस आ जाती हैं अब तो, कि जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली ममनू है। तो इस हवाले से भी प्लीज़ बताइएगा। अच्छा देखिए जी, मैं सिर्फ टेक्निकल आंसर इसका दूंगा। रिलीजियसली हमारे पास भाई मौजूद हैं, वही आंसर देंगे। पहली चीज है टेक्निकली जी 100% इसकी स्क्रूटनी करके इसको स्टॉप नहीं किया जा सकता। नंबर वन, इफ समबडी सेज कि जी 100% एक्यूरेसी के साथ यू विल इंश्योर कि गैर शरई कोई चीज नहीं आएगी। अच्छा, गैर शरई की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेशन बहुत बड़ी है।
यानी डेफिनेशन उसके अंदर शराब भी आ गई है, बेटिंग के एड्स भी आ गए हैं, उसमें बेपर्दा अफराद जो है लेडीज वो भी आ गई हैं, तो गैर शरई की डेफिनेशन बढ़ी है। सो आप टेक्निकली किसी चीज को ये अच्छा किसी होटल का इश्तिहार आ गया हुआ है, किसी क्लब का आ गया हुआ है और इस तरह की चीजें, सो वो डेफिनेशन बहुत बड़ी है, तो टेक्निकली डीप डाउन पिन डाउन करके एग्जैक्टली बंद नहीं किया जा सकता, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, इसका जो दूसरा है, अब तो यूट्यूब की अपनी पॉलिसी है कि पहले ही होता था कि आप कंप्लीटली ऑफ कर दें, चले जी कोई ऐड आए ना, एक तो हम कहते हैं ना फिल्टर करके पिन डाउन करेंगे ये चीजें ना नजर आए, तो वो तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा था कि आपको ऐड ही बंद कर दें ताकि आपकी कमाई हो भी ना और आगे मामला भी ना चले। अब यूट्यूब की और बाकी प्लेटफॉर्म्स की जो नई पॉलिसी है कि आप 100% एड्स को क्लोज नहीं कर सकते बिकॉज देयर होल बिजनेस इज रनिंग ऑन द एडवर्टाइजमेंट मॉडल। तो 100% नहीं हो सकता, लेकिन एक खास लेवल तक जाके आप अपने इंटरेस्ट अपनी अपनी कुछ चीजें जो है उनके मुताबिक आप फिल्टर्स कर सकते हैं, वो टिक्स लगाने होते हैं और आप इंश्योर कर सकते हैं कि मिनिमम लेवल ऑफ जो है इस तरह की चीजें जो है वो मेरे व्यूअर्स को नजर आए। तो ये इसका ये है। बाकी रह गया ऐड की कमाई से, we used to have these cameras and all these videos haram in the past, but with the passage of time जो है हमारी इस्लामिक स्कॉलर्स ने इसको नॉन स्टॉप मेरे ख्याल में पढ़ाई और रिसर्च के बाद आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को इस माशरे का एक हिस्सा समझते हुए इसको लेके आए और फिर इसका गलत और सही यूजेज की उस डेफिनेशन को अलग कर दिया। मूवी बना के नाचना डांस करना गलत है, लेकिन व्हाट वी आर डूइंग नाउ एट दिस टाइम इज एब्सोल्युटली राइट। तो वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होगी। इसी तरह एडवर्टीजमेंट की कमाई के ऊपर करंटली दो सेट स्कूल ऑफ माइंड है। एक कहता है कि नहीं जी ये हलाल है, दूसरा कहता है नहीं जी ये हराम है। और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि काफी टाइम हो चुका है इस आर्गुमेंट को, ये डिवीजन रहेगी। फॉर द पीपल हु आर मेकिंग मनी फॉर देम इज ऑल ओके, द पीपल हु आर रिलीजियस स्कॉलर्स और वो इसको क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, उनके पास एक बेटर वर्जन इसका मौजूद है। तो उसके अंदर मैं ये नहीं कह सकता हराम और हलाल की डेफिनेशन की रूलिंग मैं नहीं दे सकता। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल आफ्ताब साहब। मैं मुफ्ती साहब आपसे समअप करना चाहूँगा कि एप्लीकेशन की कमाई के हवाले से क्या ये हलाल है हराम है? अगर एड्स वगैरह के ज़रिए कमाई हो रही है और आपका एक्चुअली इसमें होता ही है कि जो आपकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो आपकी कंडीशंस होती हैं या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बेस कर रहा होता है वो बेस ही एड्स के ऊपर कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एड्स के ऊपर बेस कर रहा है और वो ऐड गैर शरई हैं या आपको ये बात यकीनी होती है, जैसे यूट्यूब वगैरह का, अगर शरीयत के तकाजे पूरे हो रहे हैं तो ठीक है। अगर शरीयत के तकाजे पूरे हो रहे हैं, कोई ऐसा ऐड नहीं आ रहा जी जो नाजायज़ चीज़ों पर मुश्तमिल हो, तो वो जायज़ है। तो वो जायज़ है। लेकिन अगर ऐसा ऐड आ रहा है जो नाजायज़ चीज़ों पर मुश्तमिल हो तो वो नाजायज़ है। ठीक है, तो यानी बात ये तय हुई है कि वही शरीयत के उसूल और ज़वाबित जो आम तौर पे ट्रेडिंग में लागू होते हैं, आम ज़िंदगी पे लागू होते हैं, उसी को आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी लागू करें। आप ये देखें, खुद अपनी अकल इस्तेमाल करें और उसको खुद इवैल्यूएट करने की कोशिश करें कि शरीयत के तकाज़ों को पूरा करते हुए अगर आप इन डिजिटल एप्लीकेशंस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। बिल्कुल इस पे शरीयत की तरफ से कोई इस तरीके से ब्लैंक स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता। वही कंडीशंस वहाँ पर भी लागू होंगी अगर आप उनको वहाँ पर खुद अपनी अकल का इस्तेमाल करके या मुफ्तियाने कराम की रहनुमाई हासिल करके इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा ये प्रोग्राम इसीलिए था ताकि आपकी फ़िक्री रहनुमाई इस हवाले से हो सके। नाज़रीन, फिर किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान वली शेख को दीजिए इजाज़त।